हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर वाला। माय नेम इज मुमताज राही। स्वागत है आप सभी का एग्रीकल्चर वाला के इस प्लेटफॉर्म में। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। भाई जितने भी बच्चे जो हैं वो जुड़े हैं जल्दी से जुड़ जाइए, क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। हैप्पी टीचर्स डे टू एवरीवन। सभी को टीचर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी टीचर्स डे एवरीवन। तो यहाँ पे एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स की कुछ क्लासेस जो हैं और कंडक्ट करवाई जाएंगी, जिसमें जो रिमेनिंग जो आप लोगों को जिसमें भी कंफ्यूजन हो रहा है उसको हम यहाँ पे कवर जो है वो करवाएंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। मुझे पता है कि लाइव इसमें बच्चे बहुत कम जुड़ेंगे क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो आने वाला है। कोर्स आपका ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, ये कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस हैं। तो आप लोग जो हैं जुड़े रहिए। लाइव देख सकते हैं तो लाइव देख लीजिएगा। अगर लाइव नहीं भी देख पाएंगे बेटा, क्योंकि आपका एग्जाम आने वाला है, आप बाद में अगर रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देखना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है ना। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि लाइव ही आना है। एग्जाम अगर आ रहा है, आप बाद में देखना चाह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप बाद में देखिए जैसा आपको फिजिबल हो। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं हमारे लेक्चर की। एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, लास्ट क्लास में हमने बेसिक्स ऑफ एग्रीकल्चर किया था। लास्ट क्लास में वी हैव डन अबाउट बेसिक्स ऑफ एग्रीकल्चर, ये हमने लास्ट क्लास में कवर किया था। अब शुरुआत करते हैं हमारे लेक्चर की। आज हम एग्रीकल्चर मार्केट्स देखेंगे। एग्रीकल्चर मार्केट्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, डिमांड कौन कौन सी होती है, इलास्टिक डिमांड और इन इलास्टिक डिमांड में क्या अंतर होता है, इलास्टिक डिमांड और इन इलास्टिक डिमांड में क्या अंतर होता है, और कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो डिमांड और इलास्टिसिटी को जो है वो अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हमारे आज के लेक्चर की। एग्रीकल्चर मार्केट्स एंड देयर टाइप्स। सबसे पहले तो एग्रीकल्चर मार्केट्स होता क्या है। वेरी बेसिक टर्म, यू डोंट नीड टू ऐसे रिमेंबर इट लाइन टू लाइन, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई मैं हमेशा बोलती हूँ जितना आप पढ़ने में फिजिबल रहोगे, फ्लेक्सिबल रहोगे, उतनी ही चीज़ें आपको ज़्यादा बेटर तरीके से आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको सिर्फ एग्रीकल्चरल मार्केट का क्या मतलब, भाई जहाँ पे एग्रीकल्चरल मार्केट्स बेचे या खरीदे जा रहे हैं, दैट इज एग्रीकल्चर मार्केट, है ना। तो एग्रीकल्चर मार्केट जो है क्या है, एक फिजिकल प्लेस है जहाँ पे एक इस तरीके का अरेंजमेंट या व्यवस्था की जाती है जहाँ पे हम कृषि रिलेटेड जो वस्तुएं हैं, यानी कि हम एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उसको खरीदते हैं, आदान प्रदान करते हैं। एग्रीकल्चर मार्केट जो है वो सिस्टम है जहाँ पे फार्मर्स जो हैं वो अपने ग्रेन्स को बेचते हैं या खरीदते हैं, और कंज्यूमर्स या इंटरमीडिएरीज जो हैं वो उन्हें खरीदते हैं, वो उन्हें क्या करते हैं, खरीदते हैं। दैट इज एग्रीकल्चरल मार्केट्स। ठीक है, उसके बाद अगर हम एग्रीकल्चर मार्केट और उनके टाइप्स की बात करें तो फीचर्स क्या क्या आ जाते हैं एग्रीकल्चर मार्केट के। सबसे पहले तो वेरी वेरी बेसिक थिंग, ये ऐसी चीज़ें हैं कि अगर मैं नहीं भी पढ़ाऊंगी तब भी आप लोग इजीली कर लोगे, है ना। इतना तो अगर आप एग्रीकल्चर एग्जाम की तैयारी करो इतना आपको आता है, समझ लो। ठीक है, तो सीजनैलिटी मतलब कि हार्वेस्ट सीजन कौन सा चल रहा है, भाई टमाटर कौन से सीजन में मिलेंगे या फिर प्याज कौन से सीजन में मिलेंगे, सीजन कौन सा चल रहा है। इसी के साथ साथ फ्रूट्स वगैरह जो होते हैं ना, आम का सीजन चल रहा है जी, तरबूज का सीजन चल रहा है, तो सीजनैलिटी पे डिपेंड करता है हमारा मार्केट। दूसरा किस पे मार्केट डिपेंड करता है बेटा, हमारी पेरिशेबिलिटी पे। पेरिशेबिलिटी का मतलब होता है कि कौन सी आइटम कितने दिन चल सकती है, मतलब कि टमाटर कितने दिन चल सकते हैं, फ्रूट्स कितने दिन चल सकता है, दूध कितने दिन में खराब हो जाएगा, ये होता है पेरिशेबिलिटी। तीसरा बच्चे हमारा यहाँ पे जो मार्केट है वो डिपेंड करता है प्राइस पे। ये सबसे मेजर चीज जो है, इसी से रिलेटेड हम इलास्टिक इन इलास्टिक डिमांड भी पढ़ेंगे। प्राइस फ्लक्चुएशन का मतलब है कि यहाँ पे प्राइस जो है वो किन्हीं चीज़ों का घट रहा है या बढ़ रहा है।
यानी कि जब हम प्राइस में घटोतरी हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है, उन चीज़ों को पढ़ते हैं। तो प्राइस फ्लक्चुएशंस कैसे, अच्छा प्राइस जो है ये कैसे क्यों अफेक्ट करेगा भाई, कई बार ना स्टोरेज का इशू हो जाता है। फॉर एग्जांपल स्टोरेज में पड़े पड़े चीज़ें खराब हो गई, या फिर स्टोर करने की जगह नहीं है। अच्छा डिमांड कैसी है भाई, डिमांड ज़्यादा होगी बच्चे, तो वहाँ पे क्या होगा, प्राइस जो है वो, अगर डिमांड बढ़ रही है तो प्राइस क्या होगा प्राइस बढ़ जाएगा ना, क्या समझा है ना। जहाँ पे आप ज़्यादा आप लोग क्या अटेंशन सीख करोगे, वहाँ पे भाव बढ़ जाते हैं ना, कि अरे कॉल क्यों नहीं किया, कॉल क्यों नहीं, आप बार बार बोल रहे हो कि फ़ोन करो फ़ोन करो फ़ोन करो, फ़ोन क्यों नहीं करते हो, तो सामने वाले के भाव बढ़ जाएंगे ना, कि अरे इसको मेरे फ़ोन करने की ज़रूरत है। सेम प्रिंसिपल गोज टू द डिमांड एंड सप्लाई एंड डिमांड एंड प्राइस ऑल्सो, कि अगर आपका डिमांड आप बढ़ा रहे हो कि भैया हमको टमाटर चाहिए ही चाहिए, है ना, तो वहाँ पे प्राइस भी टमाटर के फिर आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। ठीक है, हैप्पी टीचर्स डे लिखे था ना। अच्छा फिर उसके बाद आ जाता है मिडलमैन। मिडलमैन कौन होता है बेटा, मिडलमैन होता है एक वो व्यक्ति जो बेसिकली क्या कर रहा है, मिडलमैन जिसका रोल है ट्रेडिशनल मार्केट्स में। मिडलमैन कौन होता है, ट्रेडिशनल मार्केट्स में जो बीच में, हम इसको बोलते हैं ना कि बिचौलिया है, बिचौलिया मतलब कि ये जो आदमी ने अपना प्रोड्यूस बेचना है, फार्मर, और जिसने खरीदना है, उसके बीच में एक आदमी है, ये अपनी कुछ कमीशन लेता है। ठीक है, उसके बाद है स्कैटर्ड मार्केट। स्कैटर्ड मार्केट का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर मार्केट नहीं, फैला हुआ मार्केट है, रूरल में भी है, अर्बन में भी है, दीज आर कॉल्ड एज दी स्कैटर्ड मार्केट्स। ठीक है ना, मूविंग ऑन टू द टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर मार्केट्स। अब ये जो मार्केट है ये किन किन चीज़ों पे आधारित होते हैं। सबसे पहले तो प्लेस के बेसिस पे, प्लेस के बेसिस पे मतलब कि कुछ मार्केट्स आपको विलेज में देखने को मिलेंगे, जिनको बच्चे हम हाट बोलते हैं, हाट, है ना। विलेज में आपको छोटे छोटे मार्केट्स देखने को मिलेंगे, एक ही जगह होगी विलेज में, और वहाँ पे क्या होगा, छोटे छोटे मार्केट जैसे लोग जो है अपनी सब्जियां लेके बैठे होंगे, इसको हाट बोलते हैं। ये तो रोज लग सकते हैं, ये ज्यादातर आपने विलेज वाले एरिया में देखा होगा बच्चे, वीकली मार्केट लगता है। ठीक है, वीकली मार्केट। यहाँ पे फार्मर ने क्या किया, यहाँ पे कोई मिडलमैन नहीं आया, फार्मर ने अनाज उगाया और फार्मर सीधा उठा के मार्केट में बैठ गया, है ना। ये एमपी वाली साइड काफी ज्यादा लगता है, बिहार में आपको ये हाट देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है हाट में सीधा आपने फार्म से सामान निकाला और जाके बेचने लग गए। अब इसमें एक तो होगा होलसेल मार्केट, यहाँ लिखा होगा प्राइमरी होलसेल मार्केट। एक तो होता है होलसेल मार्केट जहाँ पे लंबे बल्क में सामान खरीद रहा है ना, बल्क में लंबे समय के लिए बल्क में सामान खरीद रहा है। एक होता है फार्मर सेल टू ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट्स। यहाँ पे स्मॉल मंडी, यहाँ पे होलसेल में क्या हो रहा है, होलसेल में हम एजेंट को सामान भेज रहे हैं। ठीक है, मतलब कि हम ज्यादा सामान भेज रहे हैं। आपको ये पता होगा दिल्ली में, अगर आप दिल्ली में रहते हैं, एक आजादपुर मंडी है ना आजादपुर मंडी है, मतलब जहाँ पे अभी मैं क्लास रिकॉर्ड कर रही हूँ, यहाँ से कुछ थोड़ी ही दूर है, मतलब कि यहाँ से 15 या 20-25 मिनट का रास्ता होगा। ठीक है, आज़ादपुर मंडी। आज़ादपुर मंडी जो है ये बड़ी फेमस मंडी है। क्यों, यहाँ पे सब्जियां मिलती हैं सस्ती, है ना। आई स्टिल रिमेम्बर कि जो मेरी पुरानी फ्लैटमेट थी, तो अब उस समय मैं नई दिल्ली में आई थी, तो वो हर हफ्ते जो है कहीं से 2-2 झोले भर के सब्जियां ला रही है। तो मैंने उनको बोला कि तुम इतनी सब्जियां कहाँ से लाती हो, तो उसने बोला अरे तुम्हें आज़ादपुर मंडी के बारे में नहीं पता है। तो अब 1-1.5 साल पहले आज़ादपुर मंडी के बारे में, मैंने बोला आज़ादपुर मंडी के बारे में तो नहीं पता है मुझे, क्योंकि उस समय मैंने जो है ये बेसिकली लोकेलिटी नहीं थी मेरे लिए। एंड देन शी टोल्ड मी कि अरे नहीं, आज़ादपुर मंडी में ना बहुत सारे जो है क्या मिलते हैं, बहुत सारी सस्ती सब्जियां मिलती हैं। एंड देन आई सर्च्ड अबाउट इट, आई रेड अबाउट इट, आई रियलाइज्ड ओके इट इज़ अ फॉर्म ऑफ अ एग्रीकल्चरल मार्केट एंड अर्बन एग्रीकल्चरल मार्केट, जहाँ पे जो एजेंट्स हैं अगर वो फार्मर से भी सामान लेके आ रहे हैं तो वो यहाँ पे बहुत सस्ते में सामान बेचते हैं। यानी कि सब्जियां यहाँ पे लोग आज़ादपुर मंडी जाते हैं और बल्क में सब्जियां लेके आते हैं। ठीक है ना। सेकेंडरी होलसेल मार्केट। सेकेंडरी होलसेल मार्केट का मतलब है जहाँ पे लार्जर मंडीज, बड़ी बड़ी मंडियां हैं, जहाँ प्राथमिक बाजार यानी कि वेयर गुड्स फ्रॉम प्राइमरी मार्केट आर कलेक्टेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू बिग सिटीज। ठीक है, अब ये प्राइमरी मार्केट क्या हुआ, प्राइमरी मार्केट हुआ कि लोग जो हैं, लोगों ने अपनी खेती से सामान उठाया, सामान उठा के एक होलसेल मार्केट में चले गए, जिसको हम प्राइमरी मार्केट भी बोल सकते हैं। वहां पे जाके वो बैठ गए। ठीक है, नाउ फॉर एग्जाम्पल मुझे अब मेरी एक बड़ी सिटी में एक स्टोर है सब्जियों का,
मैं क्या करूंगी, मैं उस प्राइमरी मार्केट जाऊंगी, मैं सीधा फार्मर के पास नहीं जाऊंगी, मैं उस प्राइमरी मार्केट जाऊंगी और उस प्राइमरी मार्केट में बैठे हुए किसी वेंडर को बोलूंगी, जो भी वहां पे होगा, कि भैया मुझे इतने किलो सब्जियां चाहिए, मुझे 20 किलो 30 किलो 50 किलो सब्जी चाहिए, और उसके साथ मेरी डीलिंग होगी। और फिर वहां से सब्जियां लेके मैं फिर बड़े बड़े शहर में जहाँ पे मेरा स्टोर होगा, मैं वहां पे जाके जो है वो सब्जी जो है वो वहां पे बेचूंगी ना। टर्मिनल मार्केट्स, टर्मिनल मार्केट्स क्या होता है, बिग सेंटर्स, जहाँ पे बड़े बड़े सेंटर, जहाँ पे गुड्स को, चीजों को, माल को यहाँ पे असेंबल किया जाता है एक्सपोर्ट के लिए। अब बाहर भेजना, आपको पता है ना, आम वगैरह यूरोप में बड़े भेजते हैं, अब हमको एक्सपोर्ट करना है, अब हमको बाहर भेजना है, ठीक है। जैसे मुंबई कॉटन मार्केट, कोच्चि जो है ये कोच्चि केरला में है, स्पाइसेस के लिए फेमस है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बाहर भेजने के लिए सामान इकट्ठा कर रहे हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा कॉमोडिटी के बेसिस पे, वस्तु के आधार पे। अब वस्तु के आधार पे कौन कौन सा हो सकता है, फूड ग्रेन मार्केट, एक होता है फूड ग्रेन मार्केट, मतलब कि जो हमारे फूड से रिलेटेड है। दूसरा हो गया राइस, व्हीट, मेज, वेजिटेबल। पेरिशेबल गुड्स कौन से होते हैं, पेरिशेबल वो गुड्स होते हैं नाशवंत, यानी कि जो जिनकी शेल्फ लाइफ बहुत ही कम होती है। पेरिशेबल गुड्स आर जिनकी लोअर शेल्फ लाइफ होती है, पेरिशेबल गुड्स की शेल्फ लाइफ कम होती है। कॉटन, जूट, शुगर केन मार्केट्स। कैश क्रॉप्स हो गए, कैश क्रॉप्स कौन सी होती है, नगदी फसलें, यानी कि जैसे जूट हो गया, ये क्या है, इनको हम बेच के मार्केट से पैसा कमा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी क्रॉप से नहीं कमा रहे हैं, लेकिन इनका स्पेसिफिकली काम क्या है, ये कैश क्रॉप्स के तौर पे ही काम करती है, ठीक है। टबैको। लाइव स्टॉक मार्केट, लाइव स्टॉक मार्केट हो गया पशु बाजार, केटल, पोल्ट्री, फिशरीज, ये सारा भी एग्रीकल्चर के अंदर ही आता है, लाइव स्टॉक मार्केट, ठीक है। नो, ये इस वाले टॉपिक से बेटा ऐसे क्वेश्चंस आएंगे ना कि आप लोग आराम से कर लोगे। यहाँ से जो क्वेश्चन आएंगे बहुत कॉमन सेंसिकल बेस्ड आएंगे, जो आपने अपनी रोजमर्रा की लाइफ में ऑब्जर्व किया है, ये सारा का सारा वही है। ये जिन जिन मार्केट्स की मैं बात कर रही हूँ, आई एम वेरी मच श्योर कि बहुत सारे बच्चों ने ये मार्केट्स विजिट किए होंगे, देखे होंगे। जैसे ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन, रेगुलेशन के आधार पर मार्केट्स को कैसे बांटा गया है, रेगुलेशन के आधार पर मार्केट्स को कैसे बांटा गया है। सबसे पहले रेगुलेटेड मार्केट में आ गया एपीएमसी मंडीज, ठीक है, एपीएमसी मंडीज। अब एपीएमसी मंडीज जो है, इनको सीधा डायरेक्टली रेगुलेट करती है हमारी गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट जो है वो इसके फंक्शंस को सुपरवाइज करती है। और यहाँ पे गवर्नमेंट जो है, आप एपीएमसी मंडी जाएंगे अपना माल लेके, और एपीएमसी मंडी में जो है यहाँ पे गवर्नमेंट वो प्रोक्योर कर लेगी, ताकि यहाँ पे मिडलमैन जो है वो इनसे भारी भारी कमीशन लेके इनको जो है वो तंग ना करे। जैसे ईनाम, ईनाम क्या है, मैंने ईनाम पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, फर्स्ट या सेकंड क्लास में पढ़ा दिया था। इट इज़ एन बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। इसमें होता क्या है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट में ईनाम में बच्चे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटली अपने माल को बेचा जा रहा है। यहाँ पे अब आवाज़ नहीं लगानी है, अरे 40 रुपये किलो टमाटर, 40 रुपये, नहीं भाई, यहाँ पे आवाज़ नहीं लगानी है। आपने डिजिटली आपने लिख दिया कि मेरे पास इतने रुपए का माल है, मेरे पास ये आइटम्स हैं, और उसमें जो है आपने प्रॉपर जो है वो डेटा फिल कर दिया कि भैया इतने रुपए में मैं बेचूंगा। वहाँ पे ऑनलाइन आपको जो है कोई ना कोई खरीदार जो है वो मिल जाएगा। अनरेगुलेटेड मार्केट्स कौन से होते हैं, जहाँ पे रेगुलेशन नहीं है। अनरेगुलेटेड मार्केट जहाँ पे कोई कंट्रोल गवर्नमेंट का नहीं है, फार्मर जो है वहाँ पे उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अनरेगुलेटेड मार्केट की एक एग्जांपल बताती हूँ। आपने उगाए, छोटा सा अमाउंट लेते हैं, 10 किलो चावल। वो 10 किलो चावल जो है, अब आपने एपीएमसी में जाते तो आपको बढ़िया प्राइस मिलता है ना, लेकिन फॉर एग्जांपल आपको नॉलेज नहीं थी। आपके यहाँ पे एक है लाला, ठीक है, और लाला ने, आपने कभी लाला जी से कभी उधार लिया था, लाला ने आपको क्या बोला, तेरे इतने चावल जो है तेरे खेत में उगेंगे, तू मुझे बेचेगा। अब लाला जी से आपने उधार भी लिया था, आप तो फंस गए हो, आपको बेचने ही पड़ेंगे। या फिर लाला जी ने कभी जो है कोई एहसान कर दिया था, तो फिर गए लाला जी के पास 10 किलो चावल बेचने। वो 10 किलो चावल जो है वो ना तो कहीं रजिस्टर, बेसिकली क्या हुआ, ना तो उसको आपने इनाम पे रजिस्टर करवाया, आपने सीधा लाला जी के पास बोरियां उठाई, लाला जी के पास आप चले गए, और वहां पे आपने क्या किया, लाला जी से, चाहे उसने कम पैसे दिए, क्योंकि कम ही देगा, ठीक है, इनफॉर्मल मार्केट है तो कम ही देगा, तो उसमें आपने उसको बेच दिया, ठीक है। तो ये जो एपीएमसी वाला है ना, जहाँ पे थोड़ी बहुत नॉलेज है वहां पे ये चलता है, ठीक है, जहाँ पे प्रॉपर जो है वो कम्युनिकेशन है, और जहाँ पे प्रॉपर रास्ते बने हुए,
भाई जहाँ पे छोटे छोटे गांव हैं वहां पे लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है, लोग क्या ई नैम जाएंगे, लोग क्या करते हैं, लाला जी को ही सामान दे देते हैं। ठीक है, इट इज वेरी वेरी कॉमन प्रैक्टिस इन रूरल इंडिया, वेरी कॉमन प्रैक्टिस इन रूरल इंडिया। नेक्स्ट आ जाता है टाइम के बेसिस पे। टाइम के बेसिस पे कुछ होते हैं शॉर्ट टर्म मार्केट, मतलब कि अल्पकालिक बाजार। अल्पकालिक बाजार मतलब यहाँ पे जो बच्चे गुड्स हैं वो पेरिशेबल है, मतलब कि यहाँ पे थोड़े समय के लिए, कम समय के लिए फटाफट से डील की जाती है, जैसे फिश मार्केट, क्योंकि फिश जो है फिर स्मेल कर देगी। लॉन्ग पीरियड मार्केट होता है जहाँ पे लंबे समय के लिए जो है डीलिंग की जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे थोड़े से ड्यूरेबल गुड्स हैं, वीट, राइस, क्योंकि इनको स्टोर किया जा सकता है, ये जल्दी जल्दी खराब नहीं होंगे। ठीक है बेटा, फार्मूलाज जो है इनको ऑल टुगेदर आधा घंटा लग जाएगा इसको समझाने के लिए। फार्मूलाज में बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिसको बाद में मिस इंटरप्रेट भी किया गया। दरअसल उसमें गलती गवर्नमेंट की ये है कि क्लैरिटी नहीं दे रहे थे। ठीक है, तो फार्मूलाज को अच्छे से डिस्कस करेंगे, कौन कौन से उसके प्रोविजंस मिस इंटरप्रेट किए गए थे, और कहीं ना कहीं मिस इंटरप्रेट करना भी जायज़ था या लाजमी था, क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ भी क्लैरिटी नहीं दी थी सिवाय इसके कि गवर्नमेंट कहते अरे नहीं हम आपको देंगे, हम आपको एमएसपी देंगे। सवाल सिर्फ उसमें एमएसपी का नहीं था, उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें थी। चलो आगे बढ़ते हैं। तभी तो एमएसपी का जब अश्योर कर दिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, आई स्टिल रिमेंबर कि गवर्नमेंट ने बोला अरे आप तो ऐसे ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम तो एमएसपी देंगे, फिर भी प्रोटेस्टर्स हटे नहीं थे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसी चीज़ें इंक्लूड कर दी थी जो फार्मर्स जो हैं जिसको सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फार्मूलाज अच्छे से आपको समझा दूंगी, ऑल्दो इट विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। ना तो आपसे पूछेगा, फार्मूलाज आउटडेटेड हो चुके हैं, ये आउटडेटेड कॉन्सेप्ट हो गया है, न्यूज़ भी आउटडेटेड हो गई, बट स्टिल आपको अगर जानना है तो इसके बारे में थोड़ी बहुत बातचीत हम कर लेंगे। ऑन द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, मतलब कि ट्रांजेक्शन किस तरीके से होती है उसके आधार पे भी मार्केट्स को बांटा जाता है। जैसे कि स्पॉट मार्केट। स्पॉट मार्केट का मतलब होता है कि इमीडिएट एक्सचेंज, उसी समय बेचा उसी समय पैसा उठा लिया, उसी समय बेचा उसी समय पैसा उठा लिया। फॉरवर्ड मार्केट, फॉरवर्ड मार्केट में क्या हो रहा था, अग्रीमेंट टू सेल प्रोड्यूस, यानी कि हमने एक फ्यूचर डेट, फॉरवर्ड में क्या हुआ, फॉरवर्ड यानी कि आगे का सोच रहे हैं कि आज मैंने तुमको लिख के दिया तो आज जो है आपको क्या किया जाएगा, मैं अगले, फॉर एग्जांपल आज क्या 5 सितंबर है, तो फॉरवर्ड मार्केट में क्या होता है कि मैंने तुमसे वादा किया है ना, लिखत में बातचीत हो गई है कि मैं तुमसे 1 अक्टूबर को इतना सामान जो है वो खरीदूंगी। ठीक है, तो एक फ्यूचर डेट की बात यहाँ पे की जाती है। देन आ गया ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कंपटीशन, मतलब कि कितना कंपटीशन जो है वो है। एक तो होता है परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन जो है बड़ा रेयर काम है। क्यों? परफेक्ट में क्या होता है, बहुत सारे बायर्स होते हैं, बहुत सारे सेलर्स होते हैं, बहुत सारे बेचने वाले, बहुत सारे खरीदार। एक होता है इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट यूजुअली वेरी कॉमन इन इंडियन मार्केट। इम्परफेक्ट में कुछ ट्रेडर्स जो हैं उन्होंने सारा का सारा बाजार संभाल लिया है। कुछ ट्रेडर्स जो हैं वो सबसे ज्यादा यहाँ पे पॉपुलर है और सारा बाजार जो है इन्होंने संभाल लिया है। नेचर के बेसिस पे जो है किस तरीके से मार्केट बढ़ सकता है, एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर डायरेक्ट डिमांड, मतलब कि कुछ प्रोडक्ट्स हो सकते हैं जिनकी सीधा सीधा मांग हो, जैसे चावल, भाई स्टेपल डाइट है। आप देखो आंध्र प्रदेश चले जाओ, वेस्ट बंगाल चले जाओ, नॉर्थ ईस्ट चले जाओ, ये स्टेपल डाइट है वहाँ की। ठीक है, तो वहाँ पे डायरेक्ट डिमांड है, वेजिटेबल, क्लोथ्स। एक होता है इनडायरेक्ट, यानी कि जो हो सकता है कि हमारे डायरेक्ट हम उसको खा तो नहीं रहे हैं, डायरेक्ट पहन तो नहीं रहे हैं, मगर हमें जो खाना है, हमें जो पहनना है, उसकी खेती के लिए ये जरूरी है। एग्जाम्पल फर्टिलाइजर, ट्रैक्टर है ना, जो बेसिकली क्या है, हल जो जोतने के लिए या खेत जोतने के लिए ट्रैक्टर्स चाहिए। इनडायरेक्ट डिमांड है, डायरेक्ट नहीं है, हम डायरेक्ट खा थोड़ी रहे हैं फर्टिलाइजर, है ना। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट डिमांड भी बूस्ट होती है। यूज के बेसिस पे एक होती है जॉइंट डिमांड। जॉइंट डिमांड का मतलब है कि जब दो चीजें एक साथ ही इस्तेमाल की जाएंगी, जैसे कि चाय बिना चीनी के थोड़ी मजा आएगा। अगर चाय, फॉर एग्जाम्पल तुम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लो, इसमें लिखना विखना कुछ नहीं है, बस सुनते जाओ आराम से। चाय की डिमांड मार्केट में बढ़ गई बच्चे, चाय की डिमांड मार्केट में बढ़ गई। जब बेटा चाय की डिमांड बढ़ेगी ना, तो फिर क्या होगा, चाय की डिमांड जब बढ़ेगी तो उसी के साथ साथ यहाँ पे लोग चीनी
भी खरीदना शुरू कर देंगे। चाय पत्ती तो खरीदेंगे, लेकिन लोग जो है वो चीनी भी खरीदना शुरू कर देंगे। ठीक है। कॉम्पोजिट डिमांड का मतलब होता है जब हम एक ही वस्तु को अलग अलग जगहों पे यूज कर सकते हैं। चीनी इसमें भी आ सकता है, क्योंकि चीनी को आप बहुत अलग अलग जगहों पे यूज कर सकते हो, है ना। मिल्क को आप बहुत जगह यूज कर सकते हो। एक होता है कॉम्पिटिटिव डिमांड। कॉम्पिटिटिव डिमांड का मतलब होता है वर्सेस का कॉन्सेप्ट आ जाएगा इसमें। वर्सेस का मतलब कि ये खाऊं या वो खाऊं, ये पीऊं या वो पीऊं। कंपटीशन है, मतलब कि आप बैठे हैं और एक जगह कॉफी बन रही है, एक जगह चाय बन रही है। आपको दोनों पसंद है, चाय और कॉफी दोनों, सर्दियों का टाइम है। आप अब कंफ्यूज हैं कि चाय पीऊं या कॉफी पीऊं, है ना, चावल खाऊं या रोटी खाऊं। अब यहाँ पे कंपटीशन है, यहाँ पे क्या है, कंपटीशन है ना। डिपेंडेंसी के आधार पे एक होती है इंडिविजुअल डिमांड, यानी कि सिंगल कंज्यूमर ने जो है, यहाँ पे एक सिंगल कंज्यूमर कर रहा है, एक उपभोक्ता अलग अलग कीमतों पर जो है वो मांग कर रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे सेब पसंद है, अब मुझे सेब पसंद है, वो मेरी डिमांड है ना, मेरी पर्सनल डिमांड है, तो वो मेरे पर ही आधारित रहेगी। एक होती है मार्केट डिमांड। मार्केट का डिमांड है कि टोटल मार्केट में कितने सेब की जरूरत है। मेरी पर्सनल डिमांड है, मुझे फॉर एग्जाम्पल चाहिए 10 दिन में 1 किलो सेब, मेरी पर्सनल डिमांड है, वो होगी इंडिविजुअल डिमांड। मार्केट डिमांड होती है कि पूरी दिल्ली की डिमांड निकाली जाएगी कि पूरी दिल्ली में जो है वो 10 दिन में कितने किलो सेब जो है वो चाहिए। हाँ बिल्कुल, बिस्किट वर्सेस रस्क, बिल्कुल सही एग्जाम्पल है लिखिता। नो, टाइम के बेसिस पे शॉर्ट रन में इमीडिएट होगा, जैसे कि बिल्कुल प्राइस का सडन ऑनियन प्राइस हाइक। फॉर एग्जाम्पल शॉर्ट रन में क्या होता है, यहाँ पे जब प्राइस राइज हो गया इमीडिएटली, आपने देखा होगा हर बार साल में एक टाइम ऐसा आता। अभी देखो, अभी पंजाब में फ्लड्स आए ना, अभी तो कोई फसलों की या रेट की बात नहीं कर रहा है ना। अभी आप देखेंगे मार्केट में जिन रेट पे सब्जियां आ रही है उसी रेट पे आ रही है, कोई बात नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि स्टॉक में जो पड़ी थी अभी वही आ रही है। अभी मैं आपको बता रही हूँ, कुछ दिनों बाद देखना कैसे सब्जियों के दाम बढ़ेंगे। आप तो खरीदते नहीं होंगे ना, जो खरीदता होगा घर में उसको पूछना, लगभग 10 दिन रुक जाओ, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद सब्जियों का देखना दाम कितना बढ़ जाएगा। क्योंकि अब ये था हार्वेस्ट सीजन, है ना। जो खरीफ क्रॉप लगाई थी, खरीफ क्रॉप अभी तो आनी थी मार्केट में, अभी तो आएगी नेक्स्ट मंथ, है ना। तो अब देखना कि अब क्रॉप हो गई खराब, फसलें खराब हो गई, अब फसलें बच गई हैं अपने पास कम, बहुत कम ही कोई फसल होगी जो बच गई होगी, है ना। तो फिर क्या करेंगे, यहाँ वहां से सामान मंगवाएंगे, है ना। हो सकता है कभी साउथ इंडिया से मंगाना पड़े, कहीं से मंगवाना पड़े। तो अब आप देखना कि कैसे डिमांड जो है वो डिमांड भी बढ़ेगी और प्राइस भी बढ़ जाएगा। मार्केट में शॉर्टेज आ जाएगी ना, प्राइस बढ़ जाएगा। अभी देखना थोड़े दिन बाद सब्जियां महंगी होंगी। तो यहाँ पे शॉर्ट रन डिमांड का मतलब है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम कि इमीडिएट एक्शन रिएक्शन है प्राइस चेंज का, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल इमीडिएट रिएक्शन है। आई डोंट नो इफ यू रिमेम्बर दिस, पिछले साल की बात है ये, पिछले साल की, हर साल ऐसा होता था, मगर पिछले साल क्या हुआ, कुछ ज्यादा राइज हो गया था टमाटर के प्राइस को। पिछले साल या उससे पिछले साल की बात है ना, आई डोंट कुक वेरी ऑफन, बट ये इन चीजों पे मेरा बड़ा ध्यान रहता है। तो पिछले साल या उससे पिछले साल की बात है, तो टमाटर के प्राइस 200 रुपए किलो हो गए थे, याद है किसी को? 200 रुपीज के जी टमाटर, 200 रुपीज के जी टमाटर नॉर्थ इंडिया में। अब जब इतना टमाटर का दाम बढ़ा, है ना, जब टमाटर का इतना दाम बढ़ा तो लोगों ने क्या किया, इमीडिएट रिएक्शन किया। इसी को बोलते हैं शॉर्ट रन डिमांड के रिगार्डिंग रिएक्शन आना। इमीडिएट रिएक्शन क्या हुआ, सबसे पहले तो डिमांड कम हो गई। दूसरा रिएक्शन क्या हुआ, जो अल्टरनेट है, मतलब कि टमाटो सॉसेस, है ना, टमाटो सॉसेस, लोग टमाटो प्यूरी करके बोलते, उसको डाल डाल के सब्जी बना रहे थे। मेरे खुद के घर वालों ने किया है, टमाटर प्यूरी डाल डाल के सब्जी बना रहे हैं, ठीक है। और रीजन क्या था, रीजन ये था कि टमाटर जो थे देवर 200 रुपीज के जी, और 15-20 रुपए में, आई थिंक 50 रुपए के आसपास जो है वो टमाटो की वो चटनी टाइप आती थी, लोग वो डाल के बना रहे थे। 1 किलो सब्जी 200 रुपए खर्चने से अच्छा 50 रुपए खर्च कर लो। याद है लास्ट ईयर जून जुलाई के टाइम पे हुआ था, बहुत ज्यादा प्राइसेस बढ़ गए थे, बहुत ज्यादा प्राइसेस, है ना। और टमाटर के बिना सब्जी कैसे बनेगी? तो यही सेम जो है अनियंस के साथ भी होता है, अनियंस के साथ भी, मगर लाल टमाटर बड़े मजेदार, हर बार जो है वो मजा चखा के जाता
देन आ गया लॉन्ग टर्म डिमांड। लॉन्ग टर्म डिमांड में क्या होता है, कंज्यूमर थोड़ा सा एडजस्ट करता है ना। जैसे कि टमाटर वाली एग्जांपल में ही इमीडिएट रिएक्शन क्या हुआ, डिक्रीज इन डिमांड, उसके बाद लॉन्ग टर्म रिएक्शन क्या हुआ, इंक्रीज इन सब्सटीट्यूट या फिर इन अल्टरनेटिव। इंक्रीज इन अल्टरनेटिव। जैसे प्राइस डिमांड की अब हम बात करते हैं। डिमांड जो है, अभी टमाटर वाली एग्जांपल याद रखना, हमेशा चेंज होगी अकॉर्डिंग टू द प्राइस। भाई प्राइस चेंज हो, प्राइस बढ़ाओगे तो डिमांड कम कैसे होगी, देखो ना, इफ प्राइस इज इंक्रीजिंग डिमांड विल डिक्रीज, पहला केस। इफ प्राइस विल डिक्रीज तो डिमांड विल इंक्रीज। तो ये तो भाई सीधा सीधा साइंस, सीधा सीधा लॉजिक है, सीधा सीधा लॉजिक है। इनकम डिमांड मतलब कि डिमांड चेंजेस विद इनकम, मतलब कि पहले आप लोग जो है वो खाते थे फॉर एग्जाम्पल व्हाइट ब्रेड, है ना, व्हाइट ब्रेड खा रहे हैं, जॉब लग गई तो अब पहले 20 रुपए का ब्रेड खा रहे थे, अब खाएंगे हम 50-60 रुपए का ब्राउन ब्रेड, है ना, या फिर मल्टीग्रेन ब्रेड। यानी कि जैसे जैसे इनकम बढ़ी, अब बटर की डिमांड बढ़ने लग गई, अब ब्रेड की, मल्टीग्रेन ब्रेड की डिमांड हो गई। फिर उसके बाद आ जाता है क्रॉस डिमांड। डिमांड चेंजेस ड्यू टू प्राइस चेंजेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, मतलब के एक ऑप्शन है चाय, चाय पी लो गाइस, है ना, चाय पी लो फ्रेंड्स। एक ऑप्शन है कॉफी, ठीक है। अब आपके पास जो है ये चाय वाली दीदी आई कि, है ना, हेलो फ्रेंड्स चाय पी लो, और एक आई हेलो फ्रेंड्स कॉफी पी लो, ठीक है। आपने चाय का प्राइस भी पूछा, चाय का प्राइस उसने बोला कि है फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए, ठीक है, इतने में मिल जाएगी। कॉफी का प्राइस उसने बोला कि कॉफी का प्राइस है 50 रुपीज, तो आप किसके पास जाओगे, हेलो फ्रेंड्स चाय पी लो वाली के पास, है ना, आप उसके पास जाओगे। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस डिमांड, मतलब कि जो उसके बगल वाला गुड है उसके प्राइसेस बहुत ज्यादा है, कंपेयर करें, पीना तो है। अब यही अगर चाय भी 10 रुपए की होती, कॉफी भी 10 रुपए की होती, तब आपके पास चॉइस होती। ये चाय भी 10 रुपए की होती, कॉफी 8 रुपए की होती, तो आप कॉफी पीते, डेफिनेटली आप कॉफी पीते। लेकिन यहाँ पे उसने पहले ही डिस्करेज कर दिया, उसने कॉफी कितने की दे दी, कॉफी 50 रुपए की दे दी। हमने बोला अब मन नहीं कर रहा दीदी, अब चाय ही पिला दो, है ना, अब मन नहीं हो रहा। समझ में आ रहा है, क्लियर है, दिस मच इज क्लियर एवरीवन, से यस और नो। क्लियर, ओके। ऐसे ही प्राइस का क्या रिलेटिबिलिटी होती है, फॉर एग्जाम्पल अब ये मेरे पास, मेरे हाथ में पानी है, इसका प्राइस होगा लगभग 10 रुपए, है ना, 10 रुपए की बॉटल है, ये पानी की बॉटल 10 रुपए है, 10 रुपए की किनले की, ठीक है। वही आपने सुना है मिनरल वाटर है जी, ओशन वाटर, उसकी सेम ml की पानी की बॉटल कितने की होगी, 70-80 रुपीज की, या कई बार 100-150 रुपए की भी होती है, इतना ही है पानी, ठीक है। तो आप देखेंगे बल्क में सामान किसका आ रहा है, बल्क में इसका आएगा, क्यों, प्राइस, प्राइस, ठीक है। सेम गोज विद द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, सेम गोज विद द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। चलिए अब डिमांड कैसे कैसे जो है, डिमांड को किस तरीके से अफेक्ट किया जा सकता है। प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी, ये हमने पढ़ लिया कि अगर हायर प्राइस है तो डिमांड कम हो जाएगी। भाई टमाटर आपने 200 रुपए किलो कर दिए, हमको नहीं खरीदने, साधारण सी बात है ना, टमाटर आपने 200 रुपए किलो कर दिए, हमको नहीं खरीदने। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, भाई मेरी इनकम जो है अगर होती 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, है ना, जब मैनिफेस्ट कर ही रहे हैं तो अच्छी इनकम कर लेते हैं। 2 लाख रुपए जो है फॉर एग्जाम्पल मेरी इनकम है, उसमें जो है मेरे को क्या चाहिए फिर, अब मुझे ब्रेकफास्ट में जूस भी चाहिए, बटर भी चाहिए, है ना, और फिर ब्रेकफास्ट में जो है वो मल्टीग्रेन ब्रेड भी चाहिए, और उसी के साथ साथ जो है वेजिटेबल सैंडविच भी चाहिए। मतलब कि यहाँ पे जैसे इनकम बढ़ेगी तो वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे डिमांड भी बढ़ेगी।
अब टेबल पे ज्यादा सामान चाहिए। इन्फीरियर गुड्स, इन्फीरियर गुड्स क्या होते हैं? डिमांड डिक्रीजेस विद राइजिंग इनकम। इन्फीरियर गुड का मतलब होता है कि वो गुड्स जो इतने अच्छे नहीं माने जाते, इतने अच्छे नहीं माने जाते हैं, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी इन्फीरियर गुड्स की डिमांड जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। नाउ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जैसे सब्सटीट्यूट्स। सब्सटीट्यूट्स होता है कि एक के बदले, मतलब वर्सेस वाला कॉन्सेप्ट जो है वो सब्सटीट्यूट्स में आ जाएगा। टी एंड कॉफी, है ना, टी का प्राइसेस बढ़ेगा तो डिमांड की कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी, कॉफी का प्राइस बढ़ेगा तो चाय की डिमांड बढ़ जाएगी। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि जब एक और दूसरे के बिना चल ही नहीं पाएगा। कार एंड पेट्रोल, है ना, कार एंड पेट्रोल मतलब कि अगर कार का दाम गिरेगा तो हर कोई कार खरीदेगा, हर किसी को कार चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए, तो हमारे पास पेट्रोल की डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है। टेस्ट प्रेफरेंस एंड फैशन, जैसे कि यहाँ पे ऑर्गेनिक फूड चाहिए भाई, इनकम बढ़ गई, इनकम बढ़ गई, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया, अब हम फर्टिलाइजर वाली फसलें नहीं खाएंगे, अब हमको ऑर्गेनिक चाहिए। अपने को क्या, हम वीगन बन गए, वीगन आलमंड मिल्क पियेंगे, वीगन बन गए हैं, आलमंड मिल्क पियेंगे, है ना, टोफू खाएंगे। ये सब क्या है? ये सब है हमारे फैशन, प्रेफरेंसेस, टेस्ट, चोंचले नहीं है। ठीक है, प्रेफरेंसेस है, प्रेफरेंसेस है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। ये सब तुम रोज की अपनी लाइफ में ना बेटा, रोज तुम अपनी लाइफ में जो है ये डील करते हो। पॉपुलेशन साइज एंड कॉम्पोजिशन, लार्जर पॉपुलेशन है डिमांड ज्यादा होगी, यंग पॉपुलेशन है तो कुछ कुछ चीजों की डिमांड ज्यादा होगी, एजुकेशन की डिमांड, फैशन की डिमांड ज्यादा होगी। सीजन एंड वेदर पे भी डिमांड जो है वो मैटर करती है। सीजन एंड यानी कि सीजन जिस हिसाब से बारिश हो रही है, पकौड़ों की डिमांड बढ़ गई, है ना, पकौड़ों की डिमांड बढ़ गई तो बेसन की डिमांड बढ़ गई, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली, विंटर है तो वुलन गुड्स की डिमांड बढ़ गई। नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी एक वर्ड आता है, इलास्टिसिटी एक वर्ड आता है, इन इलास्टिसिटी। ठीक, एक वर्ड आता है इलास्टिसिटी, इसके आगे इन लगा दो तो बन जाता है इन इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब होता है चेंज होना, चेंज इन द डिमांड, चेंज इन द प्राइस, मतलब कितना किसी कमोडिटी को अफेक्ट होता है जब उसकी आसपास की चीजों में चेंज हो रहा है। इलास्टिक है जी, इलास्टिक, है ना, मतलब कि उसको अफेक्ट हो रहा है। इन इलास्टिक का मतलब है उसको कोई परवाह नहीं, उस पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। ठीक है। इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि क्या रिस्पॉन्सिवनेस है, मतलब कि टमाटर इलास्टिक थे, 200 रुपए जैसे ही हुआ टमाटर की प्राइस गिर गई, और टमाटर की प्राइस जैसे बढ़ी टमाटर की डिमांड गिर गई, मतलब कि जैसे ही 200 रुपए हुआ डिमांड ही खत्म हो गई। इलास्टिक, इलास्टिक का मतलब कि अब उस पर असर पड़ रहा है। फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे, इलास्टिसिटी इन डिमांड, परसेंटेज ऑफ चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ चेंज इन प्राइजेस। मतलब कि ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना, इलास्टिसिटी का मतलब होता है साधारण भाषा में अफेक्ट होना। ई से इलास्टिसिटी, ई से अफेक्ट याद रखना बस, ई से इलास्टिसिटी, ई से अफेक्ट होना। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई दोस्त है ना, आपका कोई दोस्त है, तो यहाँ पे आपको बड़ी उम्मीद थी कि आपके बर्थडे पे उसका कॉल आएगा, है ना, लेकिन कॉल नहीं आया, दिल टूट गया आपका। अब आपका दिल टूटा यानी कि आपको दुख लगा, इलास्टिसिटी, है ना, अफेक्ट हो गया। वहीं पे इन इलास्टिक क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक का नहीं आया 10 का और आ जाएगा, है ना, 10 दोस्त और होंगे, आपकी लाइफ में एक ही दोस्त थोड़ी होगा। तो यहाँ पे अगर एक फ्रेंड ने कॉल नहीं भी किया, हो सकता है भूल गया हो सकता है भूल गई हो, कोई बात नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे आप अब इनअफेक्टेड हो, समझ में आया। इलास्टिक का मतलब जहाँ पे जैसे ही यहाँ पे प्राइस बढ़ेगा एकदम से डिमांड गिर जाएगी, एकदम से डिमांड गिर जाएगी। ठीक है ना। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? ठीक है, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? चेंज इन डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब कि डिमांड बदल रही है। इलास्टिक का मतलब ये ना अफेक्ट हो रहा है, डिमांड बदल रही है जब जब प्राइस बदलेगा। जैसे कि अनियन प्राइस में हल्का सा जो है प्राइस बढ़ा, डिमांड गिर गई। परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक का मतलब है कि यहाँ पे डिमांड जो है बार बार चेंज हो रही है। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब कि डिमांड बार बार चेंज हो रही है ना, बार बार चेंज हो रही है, यानी कि इलास्टिक जहां पे भी आ जाएगा वहां पे चेंज होना लाजमी है।
डिमांड बार बार चेंज हो रही है। परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब डिमांड को कोई फर्क नहीं पड़ रहा भैया, पैरासीटामोल चाहे 10 रुपए की हो, 10 रुपए की हो या फिर पैरासीटामोल 50 रुपए की हो, बुखार आएगा तो पैरासीटामोल ही लगेगी और लोग खरीदेंगे। इनइलास्टिक, इनइलास्टिक। ये थोड़ी बोलेंगे अरे नहीं नहीं पैरासीटामोल पहले 10 रुपए की थी अब 50 रुपए की दे रहे हो अब नहीं खरीदेंगे। भाई अल्टरनेट नहीं है ना, आपको फीवर उतारने के लिए पैरासीटामोल खानी ही पड़ेगी। इनइलास्टिक डिमांड है, कोई फर्क नहीं पड़ा पैरासीटामोल को, कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना, तुमको पड़ेगा तो तुम क्या करोगे, 50 रुपए की भी खरीदोगे। यूनिटरी इलास्टिक यानी कि जिस तरीके से डिमांड में चेंज होगा उतनी ही परसेंटेज जो है वो प्राइस में भी चेंज होगा, जैसे प्राइस में चेंज होगा या वैसे ही डिमांड में चेंज होगा। ठीक है। इलास्टिक का मतलब है डिमांड जो है दे आर रिस्पॉन्स मोर देन प्रोपोर्शनैलिटी। इलास्टिक का मतलब इतनी लंबी लाइन याद नहीं रखना है, इलास्टिक का मतलब ही है कि यहाँ पे डिमांड जो है वो चेंज हो रही है। इन इलास्टिक का मतलब डिमांड जो है वो अनचेंज्ड है, अनचेंज, बस इतना याद रखना। इन इलास्टिक और इलास्टिक ये याद रखना, इलास्टिक और इन इलास्टिक। इलास्टिक में डिमांड चेंज हो रही है, इन इलास्टिक में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नाउ फैक्टर्स जो है वो क्या क्या है डिमांड और इलास्टिसिटी को जो है वो अफेक्ट करते हैं। सब्सटीट्यूट्स, मतलब के सब्सटीट्यूट्स का मतलब है अगर चाय का दाम बढ़े तो कॉफी लोग प्रेफर करने शुरू हो जाएंगे। पॉजिटिव इलास्टिसिटी, कोई दिक्कत नहीं है भाई, सब्सटीट्यूट है। कॉम्प्लीमेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्स का मतलब है भैया यहाँ पे नेगेटिव इफेक्ट होगा। कारण क्यों, अगर कार के दाम बढ़ गए, पहले हमने कार के दाम कम करवाए थे, कार के दाम बढ़ गए तो लोग कार खरीदना बंद कर देंगे। कार खरीदना बंद कर देंगे तो पेट्रोल पंप में कौन जाएगा, तेल भरवाने। ठीक है। एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिमांड जो है वो यहाँ पे जितनी आप प्रमोशन करोगे उतनी ज्यादा डिमांड बढ़ेगी। बोलो जुबान केसरी, क्या हुआ, बोलो जुबान केसरी। अब क्या हुआ, पहले जो है अलग अलग ब्रांड क्या आ रहे थे इसी टाइप के प्रोडक्ट्स, अब क्या हुआ, प्रमोशन करने लग गए भाई। हर एक एक्टर ले लिया, है ना, कौन कौन सा एक्टर लिया इसमें, मुझे बहुत पहले मैंने देखा था इसका ऐड, तो अलग अलग एक्टर ले लिया, अलग अलग एक्टर ले लिया जब तो प्रमोशन करवाने लगे। आज हर कोई बोल रहा है बोलो जुबान केसरी, है ना। तो यहाँ पे जो है क्या हो रहा है, प्रमोशनल एक्टिविटी के कारण जो है चीजों का डिमांड बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, चलो यहाँ पे हाई इलास्टिसिटी जो है ये आपको देखने को मिलेगा कोलगेट पेप्सी। अच्छा एक और चीज मैं आपको समझा दूं, जैसे आज जो है एक प्राइस का एक नया कॉन्सेप्ट आया है। क्या आया है, प्राइस में जो जीएसटी स्लैब्स थे, जो जीएसटी स्लैब्स थे एक तो 5% करवा दिए गए और यहाँ पे जो दूसरा है वो आपको क्या देखने को मिलेगा 18%। मतलब कि यहाँ पे जो 12% वाली स्लैब थी वो खत्म करवा दी गई और सारा का सारा 5% में शिफ्ट कर दिया। यहाँ पे जो कॉमन मैन गुड है वो सारे के सारे सस्ते हो गए। अब आप क्या देखोगे पता है, सस्ते हो गए, अब मार्केट में देखना डिमांड कैसे बढ़ती है। इवन के टीवी, जैसे टीवी, एसी, रेफ्रिजरेटर सस्ता हो गया, अब देखना इनकी डिमांड बढ़ेगी। जीएसटी 5% हो गया ना। चलिए फैक्टर्स जो है वो कौन कौन से डिमांड पे जो है वो अफेक्ट कर रहे हैं, कि कैसे कैसे उसकी नेसेसिटी कितनी है। जैसे नमक हो गया, राइस हो गया, भाई ये तो नेसेसिटीज है ना। और अवेलेबिलिटी, सब्सटीट्यूट्स की अवेलेबिलिटी कितनी है, जो सब्सटीट्यूट्स है उसकी अवेलेबिलिटी जो है वो कितनी है उस पर भी निर्भर करता है। क्लियर है, इतना क्लियर है। मैम एग्जाम की तैयारी कब स्टार्ट करनी चाहिए, मेरा मतलब बीएससी से कौन से ईयर में, लास्ट ईयर से कर लो, पहले से पढ़ना हल्का हल्का शुरू कर दो, लास्ट ईयर से थोड़ी अगले नेक्स्ट गियर पे डाल दो गाड़ी, नेक्स्ट ईयर से थोड़ी सी अगले गियर पे गाड़ी डाल दो। अभी कौन से ईयर में हो आप बाकी बच्चे, भाई एग्जाम की तैयारी कैसे चल रही है तुम्हारी ये बताओ। एग्जाम आने वाला ना, कोर्स तो खत्म हो गया, कोर्स तो खत्म हो गया, तुमने अभी कितना प्रिपेयर किया है।
प्री दिया है। बाकी बच्चे बता दो तैयारी कैसी चल रही है। कुछ कोई नहीं लिख रहा है, मतलब के तैयारी अच्छी चल रही है। मस्त, आलोक की तैयारी मस्त चल रही है, बहुत बढ़िया भाई, मस्त चलनी भी चाहिए अभी। चलो आगे बढ़े। अब थोड़ा सा देख लेते हैं फार्म मैनेजमेंट। कौन बताएगा कि फार्म मैनेजमेंट क्या होता है। फार्म मैनेजमेंट क्या होता है, कुछ भी पता है, कुछ भी लेमैन भाषा में लिख दो, जो भी आपको पता है एक लाइन में आंसर दे दो। व्हाट इज फार्म मैनेजमेंट। व्हाट इज फार्म मैनेजमेंट। कोई भी आंसर नहीं कर रहा है, क्या बात है, बच्चे आंसर करना चाहते नहीं है या आंसर आता नहीं है। भाई फार्म मैनेजमेंट का मतलब होता है कि जब आप किसान बन जाइए फॉर एग्जांपल कुछ समय के लिए, आपका एक फार्म है, एक जमीन है, उसको आप मैनेज कर रहे हैं। मैनेज कैसे करेंगे भाई, यही तो मेन सवाल है कि मैनेज कैसे किया जाएगा। आप वहां पे कौन सी क्रॉप्स लगाएंगे, आप वहां पे किस तरीके से जो है वो टेक्नोलॉजीज लगाएंगे, आप किस तरीके से वहां की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे, ये साथ साथ लिखते जाना। या फिर आप किस तरीके से वहां पे कितना जो है आपका बजट है, आपको सीड फर्टिलाइजर ये सब खरीदना है ना, बजट कहाँ यूज करोगे, आपको सीड्स खरीदने हैं, आपको फर्टिलाइजर खरीदना है, ये सारा सामान खरीदना है ना, तो ये सब कैसे करोगे। एग्जैक्टली आशीष, मैनेजिंग फार्म रिसोर्सेज, तो इसी को बोलते हैं फार्म मैनेजमेंट, इसी को बोलते हैं फार्म मैनेजमेंट। आपके पास, आपने खेती करनी है, आपकी जेब में 5,000 रुपए है, आप उस 5,000 रुपए में क्या क्या करने वाले हो। ट्रैक्टर उधार लोगे, सीड्स लाओगे, फर्टिलाइजर लाओगे, कौन सी क्रॉप लाओगे, है ना, कौन से सीड्स लाओगे जो आपको आपके बजट के अनुसार मिल रहे हैं, किसकी डिमांड मार्केट में ज्यादा है, ये सारी चीजों को एनालाइज करके जो है फार्म मैनेजमेंट किया जाता है, किया जाता है। तो फार्म मैनेजमेंट जब आप कर रहे हो तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा बच्चे कि भैया मेरे को करना है प्रॉफिट, मेरे को क्या करना है प्रॉफिट, और उसी के साथ साथ मुझे लाना है एक बढ़िया आउटपुट। मेरे को करना है प्रॉफिट और उसी के साथ साथ लाना है एक बढ़िया आउटपुट, एक बढ़िया आउटपुट। अब इसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, फार्म मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स होंगे। पहला आ जाएगा प्रिंसिपल्स ऑफ डिमिनिशिंग रिसोर्सेस। ये लिख रहे हो ना साथ साथ, बेटा लिख रहे हो, साथ साथ लिख रहे हो। डिमिनिशिंग रिसोर्स का मतलब है कि मैं इस फार्म में एक हद तक ही कुछ यहाँ पे इनपुट दे पाऊंगी ना, यानी कि बियॉन्ड अ पॉइंट ये मुझे आउटपुट नहीं देगा। अगर इसमें 10 किलो चावल उगाने की जगह है
तो अगर इसमें 10 किलो चावल उगाने की जगह है तो ये 10 किलो चावल ही उगा पाएगा, ये 12 किलो नहीं उगा पाएगा, चाहे मैं कितने भी फर्टिलाइजर इस पे डाल दूं, चाहे मैं इसमें कितने भी फर्टिलाइजर डाल दूं, ये 10 किलो ही चावल उगा पाएगा। ठीक है। फिर होता है फैक्टर सब्स्टिट्यूशन। सेकेंड इज फैक्टर सब्स्टिट्यूशन में क्या हो रहा है, फैक्टर सब्स्टिट्यूशन में मैं अब कॉम्बिनेशन की चीजें इस्तेमाल कर रही हूं, जैसे कि सीड्स प्लस फर्टिलाइजर्स। किसके लिए, यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, अपने आउटपुट को बढ़ाने के लिए, अपने आउटपुट को बढ़ाने के लिए मैं फैक्टर सब्स्टिट्यूशन कर रही हूं, अपने आउटपुट को बढ़ाने के लिए। ठीक है। फिर आ जाएगा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, थर्ड। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस मतलब कि मैंने कितना काम किया और ये मुझे कितना फायदा देने वाला है, मैं इसको देख के चल रही हूं। ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा रिसोर्स कॉम्बिनेशन, मतलब कि मैंने कितने सीड्स, कितनी चीजों का यहाँ पे इस्तेमाल किया है जो कि मेरे रिसोर्स कॉम्बिनेशन में काम आने वाला है। रिसोर्स कॉम्बिनेशन मतलब कि मैंने लैंड, लेबर, कैपिटल, सीड्स, इनका कैसे इस्तेमाल किया है अपने फार्म की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। ऑब्जेक्टिव एक ही रहेगा, अपने फार्म की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना, अपने फार्म की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना। पांचवा बेटा यहाँ पे आ जाएगा कि यहाँ पे अनसर्टेनिटी या रिस्क कितना है, यानी कि रिस्क जो है वो यहाँ पे कितना है, वो भी मैं साइड बाय साइड देख के चलूंगी। अनसर्टेनिटी, अभी पंजाब फ्लड जाए, पूरी की पूरी फसलें, पशु सब बह गए, क्या है ये, अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी। ठीक है। फिर इसी फार्म मैनेजमेंट में कुछ टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ फार्मिंग। टाइप्स ऑफ फार्मिंग में कौन कौन सा आ जाएगा, सबसिस्टेंस फार्मिंग, मतलब कि जो मैं सिर्फ अपने परिवार के लिए कर रही हूँ, है ना, केवल जो है मैं ये फैमिली के लिए कर। उसके अलावा आ जाएगा कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग किसके लिए कर रही हूँ, कमर्शियल फार्मिंग फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बाहर बेचने के लिए जो है वो सामान बेचने के लिए फार्मिंग कर रही हूँ, सामान बेचने के लिए फार्मिंग जो है वो मैं कर रही हूँ। सबसिस्टेंस में क्या हो गया, केवल मेरा परिवार खाएगा, केवल मेरा परिवार जो है वो इसमें इन्वॉल्व रहेगा। फिर आ जाएगा इसमें स्पेशलाइज्ड फार्मिंग। स्पेशलाइज्ड फार्मिंग में क्या होता है, अब मैं किसी वन आइटम पे ज्यादा फोकस कर रही हूँ कि मैं यही उगा रही हूँ बार बार बेचने के लिए। देन एक आ जाता है मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग में क्या होगा, मैं यहाँ पे जो है फार्मिंग भी कर रही हूँ, लाइफ स्टॉक्स भी देख रही हूँ, पशु भी देख रही हूँ, फार्मिंग भी देख रही हूँ, लाइफ स्टॉक्स भी देख रही हूँ, अलग अलग तरीके की क्रॉप्स भी लगा रही हूँ। देन कम्स वन डाइवर्सिफाइड फार्मिंग। डाइवर्सिफाइड फार्मिंग, डाइवर्सिफाइड फार्मिंग में अब मैंने मल्टीपल चीजें उगाना शुरू कर दिया, अब मैंने मल्टीपल क्रॉप जो है उगाना शुरू कर दिया है। क्यों भाई, एक फसल अगर नहीं चली मार्केट में दूसरी तो चलेगी। ठीक है, ये होती है टाइप्स ऑफ फार्मिंग।
इसी में एक टर्म याद रखना, एक होती है फार्म अकाउंट्स, एक होती है फार्म रिकॉर्ड्स। फार्म अकाउंट्स, एक होती है फार्म रिकॉर्ड्स। फार्म अकाउंट्स जो है ये क्या होगी कि भाई मैंने खर्चा कितना किया है, मैंने एक्सपेंडिचर कितना किया है अपनी इस क्रॉप को उगाने के लिए। फार्म रिकॉर्ड्स में मैंने क्या लिखा, मैंने कौन कौन से फर्टिलाइजर यूज किए, मैंने सीड कौन सा लगाया, मैंने टेक्नोलॉजी यानी कि ट्रैक्टर वगैरह का इस्तेमाल किया या नहीं किया, वो आ जाएगा मेरा फार्म रिकॉर्ड्स में। फार्म अकाउंट्स और फार्म रिकॉर्ड्स, फार्म अकाउंट्स और फार्म रिकॉर्ड्स, ठीक है, ये याद रखना। फार्म अकाउंट्स और फार्म रिकॉर्ड्स। क्लियर है? दिस मच इज क्लियर? करेक्ट आदित्य, करेक्ट। ठीक है, ये उतार लिया। शुड आई चेंज द स्लाइड? मैं चेंज कर लूं स्लाइड को क्या? चेंज कर लूं स्लाइड को? चलिए, नेक्स्ट आ जाता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोलता है। अगेन बन जाओ तुम इमेजिनेशन में किसान। देखो, ये हमारा है फार्म, है ना, आपका हमारा फार्म। इस फार्म में हुआ क्या, इस फार्म में हमने जो है वो कुछ प्रोडक्ट्स लगाने हैं, है ना, कुछ हमने क्रॉप, एक क्रॉप हमने ग्रो करनी है। तो अब इस क्रॉप को ग्रो करने के लिए यहाँ पे इस पूरे फार्म की अगर मुझे आउटपुट इंक्रीज करना है, तो मुझे इस आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे क्या क्या लगाना पड़ेगा? ट्रैक्टर्स, सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, लेबर, कुछ पैसा, कुछ कैपिटल, ये सारी चीजें लगाऊंगी तब जाके जो है ये आउटपुट इंक्रीज होगा, है ना, तब जाके ओवरऑल मेरी एक अच्छी क्रॉप, एक अच्छी फसल जो है मुझे उस साल देगी, है ना, मेरा लैंड मुझे इतनी फसल जो है वो दे देगा। मगर मैंने किया क्या, मैंने यहाँ पे किया क्या, मुझसे एक गलती हो गई। वो गलती क्या हुई, वो गलती क्या हुई कि मुझे किसी ने बताया था कि ग्रीन रेवोल्यूशन में ना फर्टिलाइजर अच्छे अच्छे यूज किए थे, तो यहाँ पे जो है तुम फर्टिलाइजर पे इन्वेस्ट करो, तुम फर्टिलाइजर पे इन्वेस्ट करो। अब मेरे पास थे ये कितनी आइटम्स है, 1 2 3 4 5 6, 6 आइटम्स है, ठीक है, 6 आइटम्स है मेरे पास। इन 6 आइटम्स के लिए टोटल थे मेरी जेब में 60 रुपए, 60 रुपए। यानी कि मुझे सब में क्या करना था, जस्ट अ सेकेंड, हेलो क्लास में, क्लास में चलिए, तो यहाँ पे दरअसल मेरी मदर का कॉल आ गया है ना। इस समय तक अगर मैं कॉल नहीं करूं तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। मुझे लगता है कि हर चीज़ में आपको अपनी मदर को सबसे ऊपर रखना चाहिए, है ना, आई फील दैट। चलिए, तो फिलहाल यहाँ पे ध्यान रखना कि कैपिटल, ट्रैक्टर्स, हर चीज़ के लिए मेरे पास क्या थे,
60 रुपए थे। मुझे टेक्निकली देखा जाए तो 10-10 रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट करने थे, है ना। हेलो, हाँ क्लास में हूँ, मैं करती हूँ जी, ओके। चलिए, तो यहाँ पे 60 रुपीज थे। टेक्निकली मुझे क्या चाहिए था, 10-10 रुपए चाहिए थे, 10-10 रुपए सब पे लगाने थे। मैंने क्या किया, मुझे किसी ने बोला, मुझे किसी ने बहका दिया कि क्या करना है, मुझे ना फर्टिलाइजर पे सबसे ज्यादा पैसा देना है, मुझे फर्टिलाइजर पे सबसे ज्यादा पैसा जो है वो देना है। मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने यहाँ पे हर जगह से पैसा जो है, जो मुझे यहाँ लगाना था, जो मुझे हर जगह लगाना था, मैंने क्या किया, बाकी हर जगह से पैसा निकाल के सारा का सारा पैसा जो है, हो सकता है यहाँ पे जो जहां मुझे 10 रुपए लगाने थे, यहाँ मैंने 30 रुपए लगा दिए, यहाँ मैंने 30 रुपए लगा दिए। अब मुझे बाकी जगहों पे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे बाकी जगहों पे पैसा कम करना पड़ेगा। किस चक्कर में, पहले मैंने नया नया फर्टिलाइजर लाया, मैंने नया नया फर्टिलाइजर अपने फार्म में डाला, बड़ा मजा आया। क्यों, क्योंकि प्रोडक्टिविटी इनिशियली, यहाँ पे मैं साइड पे भी लिख देती, यहाँ पे साइड पे भी लिख देती कि यहाँ पे जब मैंने नया नया पैसा लगाया तो प्रोडक्टिविटी जो है वो इनिशियली बढ़ गई, इनिशियली तो बढ़ गई, इनिशियली बड़ा मजा आया, ठीक है। मगर यहाँ पे क्या हुआ, धीरे धीरे मेरे फार्म की प्रोडक्टिविटी कम होने लगी। रीजन कुड बी एनी, रीजन इसके मल्टीपल है। एक्सेस फर्टिलाइजर से सॉइल की फर्टिलिटी खराब हो गई, मैंने ट्रैक्टर जो है वो अच्छा बाय नहीं किया, मैंने अच्छे क्वालिटी के सीड्स बाय नहीं किए, मैंने लेबर को बढ़िया पैसा नहीं दिया, काम अच्छा नहीं करके गए। यानी कि जब आप एक चीज पे एक्सेस फोकस कर देते हो तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। यस, मार्जिनल रिटर्न इज डिक्रीजिंग आफ्टर सम टाइम, ठीक है। तो इसकी एक डेफिनेशन लिख लो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स की। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न स्टेट्स, द लॉ ऑफ, इसके बारे में एक लाइन लिख लो, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न स्टेट्स, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न स्टेट्स that if we keep increasing, that the law of diminishing return states that if we keep increasing, keep increasing का मतलब बढ़ाते रह रहे हैं, if we keep increasing inputs, one input, एक input, ये क्या था, फर्टिलाइजर, एग्जाम्पल फर्टिलाइजर, that if we increase, keep on increasing one input, ब्रैकेट में लिख लो एग्जाम्पल फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर, while keeping other inputs as fixed, while keeping other inputs as fixed, the extra output जो हम उम्मीद कर रहे हैं कि भैया हमको एक्स्ट्रा आउटपुट मिलेगा, the extra output from each additional unit, the extra output from each additional unit of input, the extra output from each additional unit of input will decrease, will eventually decrease। समझ आया, समझ आया, this is law of diminishing returns। ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स लिख लिया। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये लिख सकते हैं कि इसमें क्या हुआ, इसमें 3 स्टेजेस हो जाएंगे। जब हम एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर कर रहे थे तो अपने पे 3 स्टेजेस आ गए। पहले में तो बढ़िया धीरे धीरे मजा आने लगा, पॉजिटिव रिटर्न्स। सेकंड में क्या हुआ, डिमिनिशिंग रिटर्न्स। और थर्ड में आते आते क्या हो गया, नेगेटिव रिटर्न्स, नेगेटिव रिटर्न्स, नेगेटिव रिटर्न्स।
है ना। इसके लिए एक लाइन दे देती हूँ, इसको जीवन में भी याद रखना, सफल हो जाओगे। वो क्या है? टू मच ऑफ एनीथिंग इज बैड। याद रखना बेटा, टू मच ऑफ एनीथिंग इज बैड, है ना। अति क्या करवा देती है? क्षति करवा देती है। टू मच ऑफ एनीथिंग इज बैड, है ना। जीवन में हमेशा चीजों को ना बेटा बैलेंस करके चलना। अगर आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं है ना, तो वो आज कल या परसों जो है आपको डेफिनेटली नुकसान पहुंचाएंगी ही पहुंचाएंगी, ठीक है। तो हमेशा अपनी लाइफ में एक बैलेंस मेंटेन करके चलो, चाहे वो आपके टाइम का मैनेजमेंट हो, आपके दोस्तों का मैनेजमेंट हो, देयर शुड ऑलवेज बी अ बैलेंस। जहां ये बैलेंस बिगड़ा, समझ लो कि वहां काम खराब है ना। टू मच ऑफ एनीथिंग इज बैड, है ना। ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न क्या बोल रहा है? यही तो समझा रहा है कि जब आप एक चीज में ज्यादा फोकस कर रहे हो तो आप बाकी चीजों को खराब कर दोगे लाइफ की, है ना। अगर आप एक चीज पे इतना एक्सेस फोकस कर रहे हो कि आप बाकी चीजों को क्या कर पा रहे हो, बाकी चीजों को बैलेंस ही नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब क्या है? ठीक है, दिस इज नॉट अ गुड थिंग। अंडरस्टूड? समझे? है ना, समझदार को इशारा काफी है। बच्चे समझदार हैं, बच्चे समझ गए। बच्चे समझ गए, बच्चे समझदार हैं। चलो एक लास्ट टॉपिक कर लेते हैं आज का, कोऑपरेटिव फार्मिंग वर्सेस कॉर्पोरेट फार्मिंग। ठीक है, कोऑपरेटिव फार्मिंग वर्सेस कोऑपरेटिव फार्मिंग वर्सेस कॉर्पोरेट फार्मिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हाँ बेटा मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया था, है ना। सुबह 7 बजे, अगर आपने नहीं देखा है, सुबह 7 बजे हमारी वैसे भी क्लास होती है ना। सुबह 7 बजे क्लास होती है इंजीनियर्स वाला चैनल पे, वहां जाके देखा करो। सुबह करंट अफेयर्स जो है वो पढ़ाती हूँ मैं, करंट अफेयर्स पढ़ा करो, हेल्प होगी, हेल्प। चलो आ जाओ थोड़ा कोऑपरेटिव फार्मिंग वर्सेस कॉर्पोरेट फार्मिंग में। बेटा कोऑपरेटिव फार्मिंग में क्या होता है ना, यहाँ पे मल्टीपल लोग दे पूल देयर रिसोर्सेस, एक साथ आ गए, एकजुट, इस पे सीधा लिख सकते हो एकजुट होके, दे पूल देयर रिसोर्सेस, और फिर उसके बाद जो है ये एक साथ काम करते हैं। एग्जाम्पल अमूल, अमूल का बारे में पता है ना। अमूल, अमूल क्या है? कोऑपरेटिव था, अलग अलग मिल्कमैन काम कर रहे थे, सभी एक साथ जुड़े और फिर मिलके काम करने लगे, कोऑपरेटिव फार्मिंग। कॉर्पोरेट फार्मिंग में क्या होता है? कॉर्पोरेट का मतलब होता है प्राइवेट। कॉर्पोरेट में क्या हुआ? प्राइवेट प्लेयर्स आए, प्राइवेट प्लेयर जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज, यही था फार्मूला में एक प्रोविजन, कंपनीज। प्राइवेट प्लेयर आएंगे, प्राइवेट प्लेयर जो है वो किसानों को हायर करेंगे, हायर द लेबर। ये क्या करेंगे? लेबर को हायर करेंगे और फिर उसमें नई टेक्नोलॉजीज वगैरह डालेंगे फार्म्स में, है ना, इनपुट्स डालेंगे जिससे बेटर आउटपुट आ सके। तो कॉर्पोरेट में प्राइवेट प्लेयर का काम होता है, कॉर्पोरेट में प्राइवेट प्लेयर का काम होता है, वेरस कोऑपरेटिव में सभी लोग अपनी इच्छा अनुसार एक साथ आके काम करते हैं। यहाँ पे हर कोई समझ लो इस फार्म का ओनर है, यहाँ पे ये एक फार्म है ना, तो हर कोई जो है वो इस फार्म का ओनर बन जाएगा अगर इससे पैसा सब कमा रहे हैं तो। लेकिन कॉर्पोरेट में लाला कौन हो गया? कंपनी। जो पहले गांव में लाला जी कर रही थी अब बड़ी बड़ी कंपनी करेगी, तो इसको बोलते हैं कॉर्पोरेट फार्मिंग। कॉर्पोरेट फार्मिंग क्लियर है?
क्लियर, दिस मच इज क्लियर एवरीवन। आज इतना ही रखें या और पढ़ना है? चलो आज इतना ही रखते हैं ना, इसके बाद आई हैव 2 more क्लासेस, है ना, तो आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं कल नए लेक्चर में सेम समय में। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय बाय। अब जाके आप लोग ब्रेकफास्ट कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है, और उसी के साथ साथ जो है उसके बाद आप जो है वो वापस अपनी पढ़ाई में लग जाइए। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स का मतलब होता है आलोक, जहाँ पे आप मल्टीपल, यहाँ पे जो है इकोनॉमिक्स, जहाँ पे आगे समझ लो पैसे की बात हो रही है, यहाँ पे अब एक्सपेंडिचर की भी बात हो रही है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मार्केट में हमारे किस तरीके से जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, हमारी इकोनॉमी में किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहा है, एग्रीकल्चर में जो है किस तरीके से हम इकोनॉमिक्स का यूज करके जो है प्रोडक्शन या आउटपुट को बढ़ा सकते हैं, दैट इज द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स। फार्म मैनेजमेंट का मतलब होता है जहाँ पे हम पर्टिकुलरली एक लैंड का, एक फार्म के मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं कि उसका आउटपुट कैसे बढ़ा सकते हैं, उसमें क्या क्या चीजें डाल सकते हैं। इसमें हम बड़े लेवल पे इकोनॉमिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन, कल फिर मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, अब तो एक ही क्लास है, अब कोई बहाना नहीं चलेगा, है ना। अब हैप्पी टीचर्स डे एवरीवन, हैप्पी टीचर्स डे सभी को। और अब कोई बहाना नहीं है, अब एग्जाम जो है ये एग्जाम में आपको एस करना ही करना है, आपको इसमें कामयाबी लेनी ही लेनी है, देयर इज नो अदर ऑप्शन, ओके, देयर इज नो अदर ऑप्शन। तो अब इसमें जो है अपना बेस्ट दे दीजिए, इसी एग्जाम को निकालिए, कहाँ बार बार पढ़ते रहेंगे, इसी एग्जाम में अपनी जान लगा के पढ़ाई कर लीजिए। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं कल।